दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी मुलाकात किसी लड़की या फिर किसी लड़के से नहीं हुई। हर किसी की ज़िंदगी में अमूमन कोई ऐसा शख्स आ ही जाता है जिससे उस इंसान को बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, मोहब्बत भी होती है, इंसान शादी करने की कस्में भी खाता है, वादे भी करता है, लेकिन सब लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती कि जो प्यार करे वो उसको मिल जाए। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए बने होते हैं। और दोस्तों, इंसान जब अपनी ज़िंदगी में जिससे प्यार करता है उससे शादी ना हो और शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाए जिससे वो पहले कभी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान अपने पुराने रिश्ते को कंटिन्यू करता है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी जीता रहेगा और अपने पुराने वाले प्रेमी से नाजायज़ ताल्लुकात भी रखता रहेगा, और ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ और बहुत बढ़िया तरीके से चलती रहेंगी, किसी को कानो कान कुछ भी खबर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है। दरअसल ये जो अवैध संबंध होते हैं ये अक्सर खून के प्यासे होते हैं, और ये इंसान के परिवार को धीरे धीरे कुछ इस तरीके से खोखला करते हैं कि जब तक इंसान को इससे होने वाली हानियों के बारे में पता चलता है और इंसान इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करता है, जब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। आज की कहानी के अंदर एक महिला जो कि पहले किसी से प्रेम संबंधों में थी, लेकिन उस महिला की किस्मत कहे या फिर कुछ और कि उससे उसकी शादी नहीं हो पाती है, शादी किसी दूसरे शख्स से हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो महिला अपने पुराने वाले प्रेमी से कांटेक्ट और मिलना जुलना लगातार बनाए रखती है, जिसका अंजाम यह होता है कि इस चीज़ की कीमत उससे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट, अपना प्यार ज़रूर से ज़रूर दिखाइएगा। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करो दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, और इसी गोरखपुर के अंतर्गत एक थाना आता है बांसगांव थाना, और इसी बांसगांव थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है कटरा बाजार इलाका। बात कर रहा हूं मैं 2 अप्रैल साल 2026 की। एक महिला जिसका नाम होता है खुशबू गौतम, वो खाना वाना खाकर शाम का वक्त था, अपने घर की छत पर टहल रही थी। अचानक से कोई शख्स सीढ़ियों से ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद में वो खुशबू गौतम के ऊपर किसी तेज धारदार हथियार से जोरदार हमला कर देता है। हमला इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा विध्वंसक था कि जो खुशबू गौतम होती है उस हमले की चपेट में आती है, और घाव इतना ज़्यादा गहरा लगता है कि वहीं पर छत पर वो गिर जाती है। जो वो व्यक्ति था जो कत्ल करने के इरादे से आया था, वो तुरंत दीवार कूदकर वहां से 9-11 हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस व्यक्ति को भागते हुए देख लिया था। उसके बाद में लोग आनन फानन में छत के ऊपर भागते हैं। जो खुशबू गौतम के देवर होते हैं, जिनका नाम जितेंद्र होता है, जितेंद्र भी भागते हैं, खुशबू गौतम के ससुर भी भागते हैं, बाकी आस पड़ोस के कुछ लोग भी भागकर दौड़कर छत के ऊपर पहुंचते हैं और देखते क्या है कि खुशबू गौतम जख्मी है, खून बह रहा है। इसलिए खुशबू गौतम को उठाते हैं और सीधा नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। लेकिन जब तक ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। जो खुशबू गौतम होती है उसकी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मौत हो जाती है। लिहाजा इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। उधर जो डेड बॉडी थी ये हॉस्पिटल वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस को जब इस तरीके की खबर की सूचना मिलती है, पुलिस जो थी वो तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जो वारदात वाली जगह थी। वहां पर जाने के बाद में लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछा जाता है कि किसके ऊपर हमला हुआ, तो बताया जाता है कि इस घर की जो बहू है खुशबू गौतम, उसके ऊपर हमला हुआ है। अब पूछा जाता है कि ये हमला करने वाला व्यक्ति कौन था। तो जो लोग ऐसे थे जिन्होंने उस व्यक्ति को, उस आरोपी को भागते हुए देखा था, उन्होंने बताया कि वो हमला करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, बल्कि जो खुशबू गौतम के देवर हैं जितेंद्र, उनका बहुत जिगरी दोस्त सीताराम था।
अब जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है तो उसके बाद पुलिस वाले अब इस पूरे केस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। पुलिस वाले इस मौजू पर भी तफ्तीश करते हैं कि आखिरकार सीताराम, जिसकी दोस्ती खुशबू गौतम के देवर जितेंद्र से भी है, आखिरकार जितेंद्र की यानी अपने दोस्त की भाभी का कत्ल वो क्यों करेगा। इसलिए पुलिस वाले घटना की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और जब पुलिस वाले घटना की तह तक जाते हैं तो पुलिस वालों को कुछ ऐसे रीज़न, कुछ ऐसी वजहें मिलती हैं जिसे सुनने के बाद में पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो खुशबू गौतम थी वो इसी गांव की रहने वाली थी, देखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी। लिहाजा जब जवान होती है तो उसके बाद में खुशबू गौतम के जो परिवार वाले होते हैं अब खुशबू गौतम के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। लेकिन परिवार वाले खुशबू गौतम के लिए लड़का तो देख रहे थे, लेकिन जो खुशबू गौतम थी ये उसी सीताराम से मोहब्बत में थी और सीताराम से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन खुशबू गौतम के अंदर ना तो इतनी हिम्मत थी कि वो अपने परिवार वालों से इस बारे में बात कर पाए, और उधर न सीताराम के अंदर इतनी हिम्मत थी कि किसी तरीके से वो अपने प्यार को पा सके। लिहाजा उसके बाद में जो खुशबू गौतम थी उसकी शादी इसी गांव के रहने वाले उपेंद्र से तय कर दी जाती है। उपेंद्र जो कि दुबई में रहकर प्लम्बर का काम करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है। उन पैसों से जो भी कुछ अर्निंग होती वो अपने घर को भेजता है और उससे इस परिवार का भरण पोषण होता है। लिहाजा उपेंद्र के साथ में शादी तय हो जाती है। उसके बाद में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में कुछ महीने उपेंद्र घर पे रहता है और उसके बाद वापस से अपने काम पर दुबई चला जाता है। अब उपेंद्र जब दुबई चला जाता है तो उसके बाद में जो खुशबू थी ये घर पे अकेली रहती, खाली वक्त में मोबाइल के पन्ने पलटती। अब खुशबू गौतम को ऐसा लगता है कि अब वक्त अकेले काटे नहीं कट रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं जो सीताराम था वो भी खुशबू गौतम से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश करता था। अच्छा, खुशबू गौतम भी यहाँ पर बहकती है और उसके बाद में सीताराम से कांटेक्ट कर लेती है। अब सीताराम और खुशबू गौतम इन दोनों के बीच में मिलना मिलाना शुरू होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और ये जो चीज़ें थी ऐसे ही चलती रहती हैं। खुशबू गौतम दो नावों पर सवारी कर रही थी और ये शायद उसके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाला था। लेकिन दोस्तों उपेंद्र को इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी कि आखिरकार उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। इधर जो जितेंद्र था उसका दोस्त था सीताराम, तो दोस्ती के बहाने जितेंद्र के घर पर कभी भी सीताराम आ सकता था। कभी अगर जितेंद्र घर भी नहीं होता तब भी सीताराम आता। अच्छा, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा होता है। घर वालों को कानो कान खबर नहीं थी कि आखिरकार चल क्या रहा है, लेकिन जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे उन लोगों ने ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया था कि सीताराम अक्सर उस समय घर पे आता है कि जब खुशबू गौतम के जो ससुर हैं और उनका जो देवर है वो घर पे नहीं होते हैं, और काफ़ी देर तक वो घर पे रहता है। अब ये चीज़ें जब मोहल्ले वाले नोटिस करते हैं तो उसके बाद में होते करते ये बातें दुबई में रहने वाले खुशबू गौतम के पति उपेंद्र के पास भी पहुंचती हैं। और जब उपेंद्र के पास में ये खबरें पहुंचती हैं तो वो इस बारे में सीधा सीधा अपने भाई से बात करता है। वो अपने भाई से कहता है कि सीताराम तुम्हारा दोस्त है और ये लगातार घर में आ रहा है, और ऐसे में हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में तफ्तीश करो, क्या सच है क्या झूठ है, इस बारे में तहकीकात करो और इस बात की तह तक पहुंचो। अच्छा, जो जितेंद्र होता है वो अपने भाई उपेंद्र से कहता है कि भैया तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं इस मामले को बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा। इसलिए जो जितेंद्र था अपनी भाभी खुशबू गौतम से भी बात करता है। खुशबू गौतम कहती है कि हाँ पहले कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं है। उसके बाद में सीताराम से भी बात करता है, सीताराम भी यही कह देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब बात परिवार तक लीक हो चुकी थी, रिश्तेदारों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। इसलिए फैसला ये किया जाता है कि किसी भी तरीके से इन दोनों का जो रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म कराया जाए। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन दोनों को मंदिर लेके जाया जाए और उसके बाद में इन दोनों से कसम दिलवाई जाए, और अगर इन दोनों के बीच में कुछ है भी तो उस कसम की वजह से इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए, ताकि आने वाली जिंदगी दोनों की अच्छी गुजरे। लिहाजा उसके बाद में फैसला होता है 2 अप्रैल को ही ये सारे लोग मंदिर पहुंचते हैं, गंगा जल उठाया जाता है, और जो खुशबू गौतम होती है वो कहती है कि हाँ उपेंद्र से, जो सीताराम था उससे मेरे रिश्ते थे, लेकिन वो सारे रिश्ते शादी से पहले थे, और मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मेरा सीताराम से कोई रिश्ता नहीं है। अब सीताराम जब ये बात सुनता है तो मन ही मन आग बबूला हो जाता है। उसके बाद सीताराम चला जाता है, बाकी सब लोग अपने अपने घरों पे चले जाते हैं। लेकिन सीताराम के जहन में वो बातें घूम रही थी। सीताराम को लग रहा था कि उसने खुशबू के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो कहीं बाहर पैसे कमाने के लिए नहीं गया, और आज खुशबू कैसे कह सकती है कि उसे सीताराम से कुछ भी लेना देना नहीं है।
अब यहाँ पर सीताराम सोचता है कि अगर खुशबू मेरी ना हुई तो फिर किसी और की नहीं होगी। इसलिए सीताराम अपने हाथ में एक चाकू लेता है और जब खुशबू गौतम शाम का खाना खाकर छत पर टहल रही होती है तो पीछे से छत पर पहुंच जाता है और एक वार उसके गले पे करता है, जिससे खुशबू गौतम की मौके पर ही मौत हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने सीताराम को गिरफ्तार किया है, संबंधित धाराओं के अंदर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। अब उसके ऊपर केस चलेगा और जिस तरीके के आरोप उसके ऊपर सिद्ध होते हैं उस तरीके की सजा उसे कोर्ट से दिलाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज है और वो मैसेज यही है कि शादी से पहले ज्यादातर लोगों के किसी न किसी के साथ में रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन समझदार वही व्यक्ति है जो समय रहते इन रिश्तों को खत्म कर दे और अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाए। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें राधेश्याम शर्मा लिखते हैं और चैनल जैसी साफ आवाज़ नहीं है। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, कई दिन बाद चैनल पर आना क्या चीखा बताच है। तो राधेश्याम शर्मा, हाँ, माइक को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आईफोन लिया था तो उसमें जो पहले वाला माइक है वो सूट नहीं कर रहा है। खैर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत जल्द ये चीज़ें भी सोल्ड आउट हो जाएंगी। मलिक भाई, कहानी बहुत अच्छी है और आपका सुनाने का अंदाज लाजवाब है। शरीन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, एक गलत कदम खुद और उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई। जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको हम सऊदी अरब से सुनते हैं। तो मंसूरी भाईजान जी, मेरे भाई, शुक्रिया आपका। खान अकील है लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, बहुत दुख हुआ इस तरीके की कहानी सुनकर, अल्लाह खैर करे। शुक्रिया मेरे भाई। अहमद अली है लिखते हैं, अल्लाह इज़ ऑलवेज विथ यू ब्रो। तो मेरे भाई शुक्रिया। और उसके बाद में फिल्मी 5 करके आईडी लिखते हैं, आप बस बनाओ, आपसे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है शाबिज़ भाई। शुक्रिया मेरे भाई। सुरेश शिमाली है लिखते हैं, आजकल रोज़ में आपकी कहानी सुन रहा हूँ क्योंकि आपकी कहानी सेम नहीं है दूसरों की कहानी से। सुरेश शिमाली जी, मेरे भाई, शुक्रिया आपका। मनदीप वर्मा है लिखते हैं, नमस्कार सर जी, रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनते हैं। तो मेरे भाई शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शेनाबुन शहर से सुनते हैं। शुक्रिया भाई। अबू जाहिन लिखते हैं, इंक्रीज योर वॉल्यूम। तो अबू जाहिन जी, माइक जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है क्योंकि फ़ोन चेंज हुआ तो उस फ़ोन में ये माइक सपोर्टेबल नहीं है, इसलिए माइक आने में 6 से 7 दिन लगेंगे। जब तक थोड़ा सा आप भी एक तरीके से मुझे एडजस्ट कर लीजिए। नरगिस बानो है लिखते हैं, यहाँ दोनों की गलती है, दोनों ने गलत किया, एक शादीशुदा होने के बाद दूसरे से नाजायज़ रिश्ते होना नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका। अशफा जी हैं लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, मुझे लग रहा है कि आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, बस आप लगे रहिए क्योंकि आपके व्यूवर्स आपको सुनना चाहते हैं। शुक्रिया बहन। मंसूरी भाईजान जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, कटवा प्रदीप, परवेज़ अहमद जी, मिनी ब्लॉग जी, मंसूरी भाईजान जी और बालिश बिहारी जी। बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब नमस्कार सर जी, आज कहा मैंने कि दिन बाद सुन रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है कि कहानी आप सुनाते हो क्योंकि नहीं सुनाते हो तो क्योंकि महीने पहले कभी भी कहानी मिलता ही नहीं था और थक कर कहानी ढूंढना बंद कर दिया। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब से रेगुलर मिलेगी। उसके बाद में नवाब करके आईडी है और ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है पर आप स्टोरी बताते हो वो ज़्यादातर सुनी हुई होती हैं। जो अभी आप बता रहे हैं कि कल हसमुद्दीन भाई ने सुना दी थी और गाज़ियाबाद के लड़के ने जो कुछ किया है उस पर रिसर्च कर कर आप सुनाओ। तो देखो, इस कहानी को मैंने भी लिखा था, लेकिन इतने सारे क्राइम रिपोर्टर हैं, कोई ना कोई सुना देता है। तो आप बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप किससे सुनना चाहते हैं, किसके अंदाज में सुनना चाहते हैं। उसके बाद में धीरज सिंह हैं जो कमेंट्स करते हैं, सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे। तो आप लोगों से कहना यही है कि जो लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि शायद ये कहानी सुनी हुई है, तो आप अगर मेरे अंदाज में सुनना पसंद करते हैं तो ज़रूर सुना करें, क्योंकि इतने सारे क्राइम रिपोर्टर हो गए हैं, कंपटीशन का दौर है, तो ज़्यादातर लोग जो है उस स्टोरी को कवर कर ही लेते हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि किसी की कहानी को सुनकर तो सुनाया गया है, बल्कि उसकी अपनी रिसर्च है, हमारी अपनी रिसर्च है। बाकी दोस्तों, आप लोग कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।